नमस्कार, मैं रामजी सिंह, प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। आज मैं आपसे जानकारी लेने के लिए श्री अन्न की पहले तो हम लोग ये जानें कि मिलेट्स क्या है। मिलेट्स, जिसको कि हिंदी में हम मोटा अनाज या नए शब्दों में हम श्री अन्न कहते हैं। मोटा अनाज क्या है कि धान और गेहूं के अलावा जो दूसरे फसलें हैं जो कि पुरातन काल से भारतीय कृषि का अभिन्न अंग रही हैं और भारतीय खान पान में इसका अभूतपूर्व योगदान और इसका स्थान रहा है, वो है मोटा अनाज या श्री अन्न। तो मोटा अनाज में दो तरह के मोटे अनाज आते हैं, एक कहते हैं मोटा दाना और एक कहते हैं छोटा दाना। मोटे दाना में के मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीन प्रकार के फसल आते हैं। रागी जिसको मडुआ भी कहते हैं, और ज्वार जैसा आप लोग जानते ही हैं, और बाजरा है। तो इन तीनों जो मोटे अनाज या मोटा दाना, इनकी खासियत यह है कि इनके ऊपर भूसी नहीं होती है। इनको यदि आपको उपयोग करना है तो आप इनकी सफाई करके अच्छे से पानी में धो के सुखा लें और इसका आटा या दलिया बना करके आप सीधे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से भूसी को अलग नहीं करना रहता है। दूसरा है छोटा दाना। छोटा दाना के जो मिलेट्स हैं या श्री अन्न हैं, उसमें आते हैं सामा, जिसको कहीं कहीं झंगोरा भी कहते हैं, कोदो, काकुन या कुटकी या टांगुन, और कुटकी के अलावा दूसरा है आपका कंगनी, तो ये, और चेना, ये पांच जो हैं ये छोटे दाने के श्री अन्न हैं। इनकी खासियत यह है कि इनके ऊपर भूसी होती है और इनको खाने के पहले आप यदि इसका आटे के रूप में प्रयोग करते हैं या चावल के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसकी भूसी को अलग करना पड़ता है। ये तो हो गई विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज या श्री अन्न के बारे में जानकारी। अब हम ये बताएं कि हम श्री अन्न की तरफ हमें क्यों जाना चाहिए। कारण यह है कि मानव स्वास्थ्य में एक सबसे बड़ी जो आजकल परेशानी है वो डायबिटीज की बीमारी है। तो डायबिटीज की बीमारी में डॉक्टरों की तरफ से दवा के साथ साथ ये विशेष ध्यान देने की कोशिश की जाती है कि आप ऐसा भोजन करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी भोजन जब आप अपने शरीर में खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें अगर शर्करा की मात्रा बहुत जल्दी आपके खून में रिलीज होती है तो वो होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन। और यदि उस भोजन के द्वारा शर्करा की मात्रा धीरे धीरे रिलीज होके आपके खून के अंदर, ब्लड के अंदर आती है तो होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन। तो इसमें हम आपको बता दें कि गेहूं और चावल ये दोनों ही लगभग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के भोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं के साथ साथ एक ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है, जो ग्लूटेन कुछ लोगों के लिए हानिकारक होता है और एलर्जी करता है। लेकिन यदि हम मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कोदो, काकुन, कुटकी, कंगनी, इनका प्रयोग करते हैं तो इसमें बिल्कुल ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मतलब कि इसको खाने से आपके शरीर में शर्करा की मात्रा बहुत ही धीरे 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 आती है, जिसको कि आपका शरीर चयापचय की क्रिया में यूटिलाइज करता रहता है। दूसरा जो लाभ है मोटे अनाजों के खाने का कि हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती है। वहीं अगर हम गेहूं और चावल का उपयोग करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हृदय के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य को समुचित रखने के लिए हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन करें और ऐसा भोजन करें जिसके द्वारा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम से कम बढ़े। तो अब हम बात ये करते हैं कि दूसरे कौन कौन से रोग हैं जिसको कि मोटा अनाज खाने से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो मोटा अनाज खाने से एक तो हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा जाती है और दूसरा इनके अंदर उच्च गुणवत्ता के, उच्च कोटि के और अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे शरीर की प्रोटीन की भी प्रतिपूर्ति होती है। इसके बनिस्पति चावल और गेहूं में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती है। दूसरा, मोटे अनाजों में जो मिनरल्स होते हैं जैसे लौह तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इनकी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है, जो हमारे शरीर में हड्डियों की और मांसपेशियों की मजबूती के लिए अति आवश्यक होता है। तो उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। अब जो एक खास बात बताने की है कि मोटे अनाज को हम श्री अन्न क्यों कहते हैं। श्री अन्न का मतलब होता है, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का मतलब होता है कि जो धन धान्य से आपको परिपूर्ण करे। तो जब हम चावल और गेहूं की खेती करते करते हमने क्या किया है कि भूजल का अत्यधिक दोहन हमने किया है और धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम होती गई है और हमारे जमीन के अंदर पानी की मात्रा घटती गई है, क्योंकि हम ट्यूबवेल चला के धान की सिंचाई करते हैं, गेहूं की सिंचाई करते हैं, और जितना ट्यूबवेल चला के हम भूजल का दोहन करते हैं
उतना उसकी प्रतिपूर्ति हम नहीं कर पाते। उसकी तुलना में यदि हम मोटे अनाजों की खेती करें, श्री अन्न की खेती करें, तो इसमें सिंचाई की मात्रा लगभग बहुत कम होती है, बहुत कम जरूरत पड़ती है। और यदि एक दो बारिश भी अगर बरसात के महीने में हो जाए तो वर्षा आधारित ही हम मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मोटे अनाज की खेती करके हम भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोक सकते हैं और भूजल के स्तर को हम मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा, इसके उगाने में क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड, इन दोनों का उपयोग लगभग न के बराबर होता है, जबकि इसकी तुलना में गेहूं और धान में यूरिया, डाइअमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एनपीके मिक्सचर और दूसरे तरह के केमिकल रासायनिक दवाएं, इनका भी प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कीड़े और बीमारियां लगती हैं और उनको मारने के लिए हम रासायनिक विषैली दवाओं का प्रयोग करते हैं। जबकि मोटे अनाजों की खेती करने में इसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप लगभग नगण्य या न के बराबर होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार के विषैले रसायन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। विषैले रसायनों के प्रयोग से क्या हुआ है कि हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला एक तरह से विषयुक्त हो गई है, और जो कंटिन्यूअस हमारे शरीर में जाकर के आपको ज्ञात होगा कि आज हर चौथा पांचवा जो आदमी है उसके अंदर कोई ना कोई पेट संबंधी बीमारी, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को लकवा की बीमारी, किसी को ब्रेन स्ट्रोक, इस तरह की बीमारियां काफी ज्यादा मात्रा में आजकल रिपोर्ट की जा रही हैं। तो यह देखा गया है कि अगर हम मोटे अनाज का सेवन अपने भोजन में करते हैं तो हमारे शरीर से जो टॉक्सिक मटेरियल है वो डिटॉक्सिफाई हमारा शरीर हो जाता है। तो इस तरह के किसी भी प्रकार की बीमारी की संभावना काफी कम हो जाती है, जैसे कैंसर या डायबिटीज या हृदय संबंधी बीमारी, उच्च रक्तचाप, इसकी बीमारियों की संभावना काफी कम हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मोटा अनाज तो हमारे भारत का परंपरागत फसल थी, परंपरागत रूप से हमारे भोजन के अंदर ये समाहित था, तो इसको हम कम कैसे किए, छोड़े कैसे? हुआ ये कि जब सन 60 के दशक में लगभग धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय आवश्यकता थी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सबके लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता को बढ़ाना, उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना। तो उस समय ऐसा हुआ कि जो बौनी प्रजाति के गेहूं और धान की प्रजातियों को हम बाहर के देशों से जर्मप्लाज्म के रूप में ला करके और यहाँ लोकल क्लाइमेट के अनुसार इसको एक्लेमेटाइज करके और इसकी खेती को हमने बढ़ावा दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में गेहूं और धान की उपलब्धता हुई, गेहूं और धान की पैदावार बढ़ी, और आज न केवल हम अपने देश की जनता के लिए हम प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों को भी हम भोजन निर्यात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण पे इसका विपरीत प्रभाव ये पड़ रहा है कि हमारा भूजल कम होता जा रहा है, और धान, गेहूं और गन्ना के लगातार खेती करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मीथेन की मात्रा, ये हमारे पर्यावरण में लगातार घुल रहा है, जिससे कि हमारे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, हमारे पशुओं में बीमारियां हो रही हैं और सभी हमारे मनुष्यों में बीमारियां हो रही हैं। तो दूसरा एक ये रहा कि जब पैदावार बढ़ी गेहूं और धान की, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी व्यवस्था की गई और इनके खरीद सुनिश्चित हुई। खरीद सुनिश्चित होने से किसान अपने उपयोग से जो भी अतिरिक्त अनाज उगाता था उसको वो बाजार में या सरकारी एजेंसी के ऊपर बेच लेता था और उसको आर्थिक लाभ होता था। उसकी तुलना में जो मोटे अनाज की, खास करके जो छोटे दाने वाले मोटे अनाज हैं, जैसे कि सावा, कुटकी, कोदो, रागी, इनके किसी प्रकार के सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था नहीं थी, तो इसको लोगों ने धीरे धीरे उगाना कम किया और लोगों के भोजन श्रृंखला से, लोगों की भोजन थाली से लगभग ये दूर होता गया, और भोजन थाली में इनकी जगह पर बस गेहूं और धान के पकवान ही रह गए। तो अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक और खास कारण है कि जो आज के 30 साल 40 साल पहले जो फूड टेक्नोलॉजीज थे, जो फूड इंडस्ट्री थी, वो गेहूं, धान, चना, दलहन और तिलहन आधारित तमाम तरह के जो भोज्य पदार्थ थे उनको बनाने में ज़्यादा रुचि रखती थी, और मिलेट आधारित किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ हमारे खाद्य श्रृंखला में, हमारे भोजन की थाली में नहीं आ पाता था। आज जबकि फूड टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो चुका है और उसके कारण से मोटे अनाजों के द्वारा भी हम बिस्किट और तमाम तरह की नमकीन, दलिया, इडली, डोसा, चीला, ये सब भी बनाने की विधि हमको ज्ञात हो गई है। तो इस विधि के द्वारा हम इन मोटे अनाजों का उपयोग और सेवन कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।